नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच पार्ट 8 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 8 का जो पहला क्वेश्चन है कि भिलाई स्टील प्लांट उद्यम है। अगर मैं बात करता हूँ भिलाई स्टील प्लांट की, तो किस प्रकार का एक उद्यम है? तो एक पब्लिक सेक्टर का उद्यम। भिलाई स्टील प्लांट एक पब्लिक सेक्टर का उद्यम है, सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है। अगर मैं बात करता हूँ भिलाई स्टील प्लांट की, तो इसकी जो स्थापना है वो 1955 को हुई थी। कहाँ पे ये भिलाई स्टील प्लांट है? तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। किसके अंडर जो है ये भिलाई स्टील प्लांट का काम करता है? तो ये सेल के अंदर जो है काम करता है। सेल का पूरा नाम क्या है? देखिए, सेल का जो पूरा नाम है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और सेल का जो हेडक्वार्टर है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना है, पहले तो ये पता होना चाहिए, 1954 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है भैया वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में स्थित है। तो हमने देखा भिलाई स्टील प्लांट के बारे में, जो कि सेल के अंतर्गत काम करता है, सार्वजनिक क्षेत्र का एक पब्लिक सेक्टर का ये उद्यम है। ये आपको पता चल चुका है, 1955 में स्थापना हुई और कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। सेल के अंदर काम करता है और सेल कब बना था ये भी हमने देख लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पृथ्वी के सतह पर सूर्य तपन का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? देखिए, पृथ्वी के सतह पे जो सूर्य तपन का जो प्रतिशत प्राप्त होता है ये 51% जो है ये प्राप्त होता है। अगर मैं बात करता हूं कि सूर्य की रोशनी को, अक्सर ये क्वेश्चन परीक्षा में और टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि सूर्य की रोशनी को धरती पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? तो सूर्य की रोशनी को धरती पर पहुंचने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। कितना लगता है? 8 मिनट और 20 सेकंड। ये क्वेश्चन भी अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी किस तारीख को होती है? देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे निकट किस तारीख को होता है? तो ये होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो सूर्य है वो पृथ्वी के नज़दीक होता है। और इस घटना को क्या कहा जाता है ये भी परीक्षा में पूछा गया है। तो इस घटना को उपसौर कहा जाता है। और दूर कब होती है? देखिए, अगर आपको ये पता है कि नज़दीक 3 जनवरी को होती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूर कब होती है। देखिए, तो दूर होती है 4 जुलाई। याद रखना, दूर कब होती है भैया? 4 जुलाई। और उस घटना को अपसौर कहा जाएगा। जब नज़दीक होगी तो उपसौर कहेंगे, दूर होगी 4 जुलाई को तो अपसौर कहा जाएगा। और अगर यहाँ पे ऑप्शन में भैया 21 जून भी दिया है, 21 जून भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। 21 जून से क्या क्या पूछा जाएगा? एक तो 2 गोलार्ध होता है, एक उत्तरी गोलार्ध होता है, एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाता है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में आपने ये बताना है कि इंटरनेशनल योगा डे कब से स्टार्ट हुआ, कब से इसको मनाया जा रहा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं आपको बताऊं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। तो दोनों बातें आपने याद रखनी है, दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जेट स्ट्रीम पाई जाती है। देखिए, जेट स्ट्रीम जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो अगर मैं जेट स्ट्रीम की बात करता हूँ तो ये ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल में पाई जाती है। अगर मैं बात करता हूँ वायुमंडल की कुछ परतों की, तो वायुमंडल में टोटल 5 परतें हैं। उस प्रकार है, ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है। देखिए, यहाँ पे जो है वो हाइड्रोस्फीयर तो कोई परत नहीं मैं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे जो है मिजोस्फीयर हो सकता है, आइग्नोस्फीयर हो सकता है और एक्सोस्फीयर हो सकता है। देखिए, टोटल 5 परतें हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायु मंडल। देखिए, सारी मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में होगी? तो सारी मौसमी घटनाएं होगी क्षोभ मंडल में, जिसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। देखिए, आपको अंग्रेजी में भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन के लेवल को यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों ही अंग्रेजी में दे दिए गए थे। ऊपर वाले ऑप्शन भी अंग्रेजी में और नीचे वाले भी अंग्रेजी में। तो ऐसा नहीं, आपको अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी पता होना चाहिए। तो दूसरी परत है समताप मंडल। समताप मंडल से क्वेश्चन क्या परीक्षा में पूछा जाता है? तो समताप मंडल में ओजोन परत क्या पाई जाती है? ओजोन परत। और क्वेश्चन ये भी आता है कि ओजोन परत की मोटाई को किस में नापा जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में नापा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और याद रखना, ओजोन जो हमारी समताप मंडल है, यहाँ पे भैया पक्षाप बादल, जिसको मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी कहते हैं, पक्षाप बादल भी पाए जाते हैं। बाकी अन्य सभी जो बादल और मौसमी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। अगर मैं बात करता हूं इसके बाद अगले क्वेश्चन, अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत
लगभग कितना होता है। देखिए अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन की परसेंटेज की मैं बात करता हूँ तो ये 20% पाई जाती है अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूँ, और एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ तो 20.95% ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। देखिए अगर ये परसेंटेज ऑक्सीजन की मैं बता रहा था, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। 78.8% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में। तीसरे नंबर पे ऑर्गन पाई जाती है, 0.93%, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है चौथे नंबर पे पाई जाती है, ये पाई जाती है 0.036%। तो ये चारों की चारों गैसेज भी आपको याद होनी चाहिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये भी परीक्षा में पूछी जाती है। हर एक क्वेश्चन यहाँ से जो है देखने को आपको महत्वपूर्ण मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हुमायूं की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई। हुमायूं की जो जीवनी है, हुमायूं की जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। देखिए अगर मैं बात करता हूँ हुमायूं की जीवन से रिलेटेड दो युद्ध आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो चौसा का युद्ध जो कि लड़ा गया था 1539 में, एक है कनौज का युद्ध। यानी चौसा का युद्ध हुआ था 1539 और 1540 में हुआ था कनौज का युद्ध। दोनों जो ये युद्ध हुमायूं ने लड़े थे ये शेरशाह सूरी के साथ लड़े थे, और दोनों ही युद्ध में जो है वो हारा था हुमायूं एक मुग़ल सम्राट थे, बाबर के बाद ही आए थे। अगर मैं मुग़ल वंश की बात करता हूँ तो मुग़ल वंश की नींव भारत में बाबर के द्वारा रखी गई थी। बाबर ने पानीपत की पहला युद्ध 1526 में लड़ा था। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था, और इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी भारत में 1526 में। अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि किसने कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन टेट परीक्षा में इस बार आएगा कि कांचीपुरम में जो प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल जी के मंदिर है ये किसके द्वारा बनाए गए थे। ये बनाए गए थे नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा कांचीपुरम के प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाए गए थे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑप्शन में दिया है नरसिम्हवर्मन टू, तो नरसिम्हवर्मन टू के द्वारा जो है वो कांची के कैलाशनाथ मंदिर, याद रखना कांची के कैलाशनाथ मंदिर बनाए गए थे नरसिम्हवर्मन द्वितीय के द्वारा। और अगर परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, अगर मैं इस नरसिम्हवर्मन द्वितीय की बात करता हूँ तो ये जो है वो पल्लव वंश के राजा थे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर आपको पल्लव वंश का पता है तो पल्लव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो पल्लव वंश की जो स्थापना है वो सिंह विष्णु, किसके द्वारा? सिंह विष्णु के द्वारा पल्लव वंश की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 148 नंबर का यहाँ पे दिया है, किस वेद में यज्ञ सूत्र है। देखिए ऐसा कौन सा वेद है जहाँ पे यज्ञ सूत्र की बात की गई है, तो वो कौन सा है? यजुर्वेद। और मैं आपको यहाँ से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारा टीजीटी आर्ट्स का एक बैच बैठा है। अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं, 150 प्लस बच्चा इसमें एनरोल हो चुका है अभी एक दिन के अंदर ही। ये बैच ही हमने परसों बिठाया है। रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास आप इसमें हमारी देख सकते हो, तो इसमें रिकॉर्डेड क्लास भी आपको देखने को मिल जाएगी। मान लो कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप लाइव क्लास नहीं देख पाए तो बाद में भी आप वो सेम क्लास 6 महीने तक देख सकते हो। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास जो अभी जून वाला रिजल्ट आया था उसमें 300 प्लस सिलेक्शन हमने दी है, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो ये हमारा नंबर है 7876145409। तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें अगर आप भी टेट क्लियर करना चाहते हो नवंबर के लिए, और इस सीरीज़ को लगातार देखिए क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा आपको बहुत आगे पहुंचाने वाली है। तो अगर मैं यज्ञ सूत्र की बात करता हूँ तो यजुर्वेद, वेदों की संख्या है 4। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसके बाद आता है सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर सबसे जो नवीनतम वेद है वो अर्थवेद। ऋग्वेद की अगर बात करता हूँ तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ ऋग्वेद के तीसरे मंडल की, 10 मंडल टोटल है, तीसरे मंडल में जो है वो किसकी बात की गई है, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की बात की गई है। 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी बात की गई है। और 10वें मंडल में ऋग्वेद के जो है वो पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण आए थे, भुजाओं से क्षत्रिय आए थे, जांग से जो है वो वैश्य आए थे और पैरों से जो शूद्र आए थे। तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सामवेद, अब सामवेद की बात करता हूँ, इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अर्थवेद, अर्थवेद में जैसे जादू टोने वशीकरण ये अर्थवेद में आता है, और यजुर्वेद में जो है यज्ञ आदि आता है। और ऐसा वेद जिसको गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है तो वो भी कौन सा है? यजुर्वेद है। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए भैया, ये क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि प्रख्यात पर्यावरणविद किंकरी देवी हिमाचल प्रदेश के किस जिले की रहने वाली है। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर हिमाचल लेवल में बहुत पूछा जाता है और आप अगर टेट का पेपर दे रहे हो तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता जा रहा है। किंकरी देवी की अगर मैं बात करता हूँ तो किंकरी देवी सिरमौर से संबंधित रखती है और सिरमौर के संगड़ाह से ये आती है। और अगर मैं बात करता हूँ किंकरी देवी की जन्म की तो 1927 में किंकरी देवी का जन्म होता है। एक बार ये भी परीक्षा में पूछा गया था। और अगर मैं बात करता अगले क्वेश्चन की कि हट्टू पर्वत श्रृंखला हट्टू पीक इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो हट्टू पर्वत श्रृंखला जो है ये शिमला में स्थित है, हट्टू पर्वत श्रृंखला। और वहाँ पे जो हट्टू पर्वत श्रृंखला जहाँ पे है वहीं से थोड़े पास में एक झील भी पड़ती है, तानू जुबल झील। तो तानू जुबल झील जो है हट्टू पर्वत श्रृंखला के साथ ही है। हट्टू पर्वत श्रृंखला शिमला में है, तानू जुबल झील भी शिमला में है। चंद्रनाहन झील की अगर बात करता हूँ तो ये पब्बर चोटी के पास है। पब्बर चोटी या पब्बर पीक भी रोहडू शिमला में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, जहाँ पे एक झील है जिसका नाम है चंद्रनाहन झील। इसके अलावा कुछ पीक्स की मैं बात करता हूँ, जैसे कि इंद्रकिला पीक कुल्लू में है। डिब्बी बोकरी पिरामिड चोटी ये भी कुल्लू में है। पतालसू चोटी कुल्लू में है। उमाशिला चोटी कुल्लू में है। गेफांग पीक भी कहाँ पे है? गेफांग पीक लाहौल स्पीति में है। तो ये हमने कुल्लू की पढ़ी, लेकिन गेफांग कहाँ पे पढ़ी? गेफांग हमने लाहौल स्पीति में पढ़ी। अगर मैं सिरमौर की बात करता हूँ, सिरमौर की अगर बात करता हूँ तो सिरमौर में एक पीक है चूड़धार जो है वो सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी है। और चूड़धार के बारे में क्वेश्चन ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि शिमला और सिरमौर को अलग करने वाली चोटी, तो वो चूड़धार चोटी है जिसकी हाइट है 36-47 मीटर। तो एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यही क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछ लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि चूहाड़ घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो चूहाड़ घाटी जो है ये मंडी में स्थित है, चूहाड़ घाटी। इसके अलावा मंडी में चूहाड़ वैली है। चूहाड़ वैली के अलावा इमला बिमला वैली ये भी कहाँ पे? मंडी में है। हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ घाटी जिसका नाम है बलय घाटी कहाँ पे? ये भी मंडी में है। सबसे अधिक फर्टाइल वैली है हिमाचल प्रदेश की। इसके अलावा आपको किन्नौर ऑप्शन में दिया है। किन्नौर में एक सांगला वैली है जिसको बसपा वैली भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किन्नौर में है। अंगूरों की घाटी रिब्बा ये भी कहाँ पे? ये भी किन्नौर में है। हंगरंग घाटी ये भी किन्नौर में है। सिरमौर में कौन सी घाटी है? तो सिरमौर में है पोंटा घाटी जिसको क्यारदादुन घाटी भी कहा जाता है। और चंबा भी दिया है ऑप्शन में। तो चंबा में जो है वो चंबा घाटी है जिसको दूध एवं शहद की घाटी भी कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पीन बारबती नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पीन पार्वती नेशनल पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ पे है पीन पार्वती नेशनल पार्क? टोटल नेशनल पार्क 5 है। एक है सिमलबाड़ा जो कि सिरमौर में। इसके अलावा 3 कुल्लू में कौन कौन से हैं? तो कुल्लू में है अपना ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, तीसरा है वहाँ पे इंद्रकिला नेशनल पार्क। तो ये तीनों नेशनल पार्क आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछे जाते हैं। और एक नेशनल पार्क है पीन पार्वती, ये कहाँ पे? ये आपको बताना है क्योंकि मैं बहुत बार स्टैट्स की सीरीज़ में आपको ये पढ़ा चुका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो थोड़े से ही 2-4 क्वेश्चन बचे, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और इसके बाद लाएंगे हम पार्ट 9 आपके बीच में। निरमंड में भुंडा त्यौहार कितने अंतराल के बाद आता है? देखिए कुल्लू में पड़ता है निरमंड और निरमंड में होता है भुंडा उत्सव। देखिए क्वेश्चन 2 तो यहीं से बन गए। भुंडा उत्सव की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। भगवान परशुराम की निरमंड में पूजा की जाती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि हिमाचल प्रदेश में बूढ़ी दिवाली कहाँ की फेमस है? तो बूढ़ी दिवाली भैया निरमंड की फेमस है और निरमंड का फेमस है भुंडा त्यौहार। और भी कुछ फेमस फेस्टिवल्स होते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं, जैसे कि और जो ये 12 वर्षों बाद मनाया जाता है इसलिए इसको पहाड़ी लोगों का कुंभ भी कहा जाता है। तो पहाड़ी लोगों का कुंभ जो है निरमंड का भुंडा त्यौहार को कहा जाता है। और बूढ़ी दिवाली तो यहाँ की फेमस है ही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक पत्थर का खेल मेला लगता है। पत्थर का जो खेल मेला है वो भैया शिमला के हलोग में लगता है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ कि एक सिप्पी मेला होता है, ये मशोबरा में होता है। भैंसों का मेला कुफरी में मनाया जाता है जिसको बुफेलो फेयर कहते हैं, ये भी शिमला में होता है। और इसके अलावा एक नलवाड़ी मेला मार्च के महीने में लगता है और ये बिलासपुर में लगता है। इसको शुरू किया गया था किसके द्वारा? W गोल्डस्टीन को इसको शुरू किया गया था 1889 में, मार्च के महीने में लगाया जाता है। इसके अलावा हमीरपुर की अगर मैं बात करता हूँ तो हमीरपुर में होता है बाबा बालकनाथ जी का मेला यहाँ पे होता है और बाबा बालकनाथ जी का कॉलेज भी यहाँ पे है।
और हमीरपुर में गसोता मेला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमीरपुर के सुजानपुर की होली बड़ी फेमस है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं कि किसने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा कस्बे का नाम दिया। तो चंबा का जो नाम रखा गया वो राजा साहिल वर्मन के द्वारा रखा गया था। तो चंबा के राजा साहिल वर्मन ने अपनी बेटी चंपावती के नाम पे चंबा शहर की नींव की थी, चंबा का नाम रखा था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं साहिल वर्मन की बात करता हूँ तो इनके द्वारा चंबा का मिंजर मेला शुरू किया गया था और चंबा शहर की भी स्थापना की गई थी। ये दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चंबा शहर को भी अपनी राजधानी बनाया गया था चंबा के राजा साहिल वर्मन के द्वारा। अगर मैं चंबा रियासत की बात करता हूँ तो चंबा रियासत की जो स्थापना है वो राजा मारू के द्वारा की गई। राजा मारू ने कुछ चंबा में फेमस टेम्पल बनाए जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे कि अपना मणिमहेश मंदिर। मणिमहेश मंदिर जो बनाया गया था ये राजा मारू के द्वारा बनाया गया था। लक्षणा देवी मंदिर राजा मारू के द्वारा बनाया गया था। और जो छतराड़ी मंदिर है ये राजा मेरू वर्मन के द्वारा बनाया गया था। और छतराड़ी मंदिर को शक्ति देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और उसी प्रकार एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर राजा साहिल वर्मन के द्वारा बनाया गया था। और लक्ष्मी नारायण मंदिर की अगर मैं बात करता हूँ तो लक्ष्मी नारायण मंदिर को राजा साहिल वर्मन ने बनाया। 6 मंदिरों का समूह, याद रखना, चंबा में जो 6 मंदिरों का समूह है वो कौन सा है? लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ चंबा रियासत के अंतिम राजा, तो चंबा रियासत के जो अंतिम राजा थे इनका नाम था लक्ष्मण सेन। और चंबा में एक म्यूजियम है जिसको राजा भूरी सिंह के द्वारा बनाया गया था 1908 में। ये भूरी सिंह म्यूजियम ये जो है ये चंबा में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर मैं हिमाचल प्रदेश की ओरिएंटेड बात करता हूँ तो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है यहाँ पे महिलाओं की जो संख्या है वो अब 3 हो चुकी है। अब अभी